हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और पॉलिटिकल साइंस में हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई, और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सभी आने वाले एग्जाम एलटीटी, जीटी, पीटी, यूजी नेट सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से अधिक भी है और कम भी। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री से भी अधिक भी है और कम भी। यह किसने टिप्पणी की थी? ठीक है, एसी फाइनर और लास्की लावेल। राइट ऑप्शन हो जाएगा लास्की, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हेराल्ड लास्की ने अपनी पुस्तक अमेरिकन प्रेसिडेंट में, ठीक है, कौन सी पुस्तक में? अमेरिकन, ठीक है, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स पुस्तक में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर विचार करते हुए, व्यक्त करते हुए कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति एक सम्राट से कम तथा अधिक है। वह एक प्रधानमंत्री से भी कम तथा अधिक है और उसके पद का जितनी ही सावधानी से अध्ययन किया जाए उतनी ही उसकी अनुपमता का बोध होता है। ये कहा था हेराल्ड लास्की ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बजट का सही अर्थ कौन सा है? धन विधेयक, व्यय का ब्यौरा, अनुव्यय व्यय और राजस्व रोपण के साधन और तरीके, देश की अर्थनीति का विवरण। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुव्यय व्यय और राजस्व रोपण के साधन और तरीके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112, ठीक है, 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात जो है बजट, ठीक है, बजट का प्रावधान है और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में राष्ट्रपति वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए जो प्राकलन प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण रखवाते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन है, सभी राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक बुराई मानते परंतु इनमें से एक अपवाद है। उदारवाद, अराजकतावाद, आदर्शवाद, प्रत्ययवाद, मार्क्सवाद। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आदर्शवाद, क्योंकि आदर्शवाद राज्य को एक अच्छाई मानते हैं और अराजकतावादियों के अनुसार राज्य एक अनावश्यक बुराई है। कई वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर आपने पहले की वीडियो देखी होगी तो आपको ध्यान होगा, ये अनावश्यक बुराई कहते हैं। ठीक है, इसलिए बार बार ये पूछता है अराजकतावादियों के बारे में, क्योंकि अनावश्यक बोलते हैं। उदारवादी हैं या आवश्यक बोलते हैं, आवश्यक बुराई है। ठीक है, और आवश्यक बुराई मानते हैं। मार्क्सवादी क्या है? ये शोषण का यंत्र मानते हैं। ठीक है, ये राज्य को क्या मानते हैं? शोषण का यंत्र या साधन मानते हैं ये राज्य को। और एक ये क्या है? आवश्यक मानते हैं। ठीक है, आवश्यक। ठीक है, उदारवादी क्या कहते हैं? ये राज्य को आवश्यक मानते, बुराई ये भी मानते हैं। ठीक है, बुराई ये भी कहते हैं लेकिन ये आवश्यक कहते हैं। लेकिन आदर्शवादी जो हैं, ये जो है इसे आदर्शवादियों को मानना है कि मनुष्य मनुष्य की सर्वोत्तम विकास के लिए, ठीक है, राज्य का होना आवश्यक है और राज्य में रहकर ही प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो सकता है। ये आवश्यक मानते हैं और अच्छाई भी मानते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नौकरशाही संस्थात्मक प्रजातंत्र का मूल्य है। यह किसने कहा है? लास्की ने, रैमजे ने, हर्बर्ट मॉरिसन, लॉर्ड मॉर्ले। और फोर्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्बर्ट मॉरिसन। देखिए, हर्बर्ट मॉरिसन ने कहा है कि नौकरशाही संस्थात्मक प्रजातंत्र का मूल्य है। और रैमजे मेयर का प्रसिद्ध कथन है, ठीक है, रैमजे मेयर का प्रसिद्ध जो है यहाँ पे रैमजे मेयर, इनका प्रसिद्ध कथन है कि मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में नौकरशाही फलती फूलती है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में नौकरशाही फलती फूलती है। और लास्की ने, इन्होंने, हर्बर्ट मॉरिसन ने नौकरशाही प्रजातंत्र संस्थात्मक प्रजातंत्र का मूल्य है ये कहा है। फिफ्थ क्वेश्चन है, यह किसका मत है कि अभिजन की बहुलता से शासन समझौते का व्यवसाय बन जाता है? हेराल्ड जे लास्की, एमंड एरा, मोस्का, पार्सन्स। और फिफ्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रेमंड एरा। तो रेमंड एरो ने अपनी चर्चित कृति जो है सोशल स्ट्रक्चर,
एंड द रूलिंग क्लास। ठीक है, क्या पुस्तक का नाम है? सोशल, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर एंड द रूलिंग एंड द रूलिंग क्लास। ठीक है, एंड द रूलिंग क्लास में तर्क दिया है कि उदार लोकतंत्र में विशिष्ट वर्ग की बहुलता तथा शासन में नियंत्रण एवं संतुलन की ऐसी व्यवस्था पाई जाती है जिसमें यहाँ असीम सत्ता का प्रयोग संभव नहीं होता है। ठीक है, कौन सी कृति है पहले ये ध्यान दें, सोशल स्ट्रक्चर एंड द रूलिंग क्लास। ठीक है, तो इसमें कहा है कि उदार लोकतंत्र में विशिष्ट वर्ग की बहुलता तथा शासन में नियंत्रण और संतुलन की ऐसी व्यवस्था पाई जाती है जिसमें यहाँ असीम सत्ता का प्रयोग संभव नहीं होता और उदार लोकतंत्र में संपूर्ण शासन लोगों के सुलह समझौते के आधार पर चलता है। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी रेमंड एरा। 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अल्पतंत्र का लौह सिद्धांत रॉबर्ट मिचेल्स, शक्ति अभिजन पेरेटो, शासक वर्ग मोस्का, वर्गहीन समाज मार्क्स। ठीक है, देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी शक्ति अभिजन। शक्ति अभिजन सी राइट मिल्स की जो है ये द पावर एलिट इसकी रचना है सी राइट मिल्स की, और पेरेटो की प्रसिद्ध रचना है द माइंड एंड सोसाइटी। ठीक है, तो ये जो है ये तीनों मिल रहे हैं, यानी अल्पतंत्र का लौह सिद्धांत, रॉबर्ट मिचेल्स, शासक वर्ग मोस्का और वर्गहीन समाज ये है कार्ल मार्क्स। लेकिन अभिजन, शक्ति अभिजन, ठीक है, द पावर एलिट, ठीक है, द पावर, ठीक है, और ये जो है किसकी है? ये वाली सी राइट मिल्स। ठीक है, सी राइट मिल्स। ठीक है, ये वाली पुस्तक ये जो है शक्ति अभिजन किसकी है? सी राइट मिल्स की है। और पेरेटो जो है इनकी जो प्रसिद्ध रचना है पेरेटो की ये है द माइंड द माइंड एंड सोसाइटी। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है पेरेटो की, और ये शक्ति अभिजन यानी ये है इसकी सी राइट मिल्स की। ठीक है, और बाकी जो है तीनों मिल रहे हैं। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन, 3 विचारधाराओं यथार्थवाद, तर्क बुद्धिवाद तथा क्रांतिवाद के संयोजन के रूप में अंतरराष्ट्रीय समाज सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया? मार्टिन वाइट, केनेथ वाल्टज, हेडली बुल, रेमंड एरोन। और 7 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मार्टिन वाइट। देखिए 3 विचारधाराओं यथार्थवाद, तर्क बुद्धिवाद तथा क्रांतिवाद के संयोजन के रूप में अंतरराष्ट्रीय समाज सिद्धांत का प्रवर्तन मार्टिन वाइट ने किया है। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत मार्गेनथाउ द्वारा प्रतिपादित यथार्थवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं? पहला है अस्थायी और अपरिवर्तनीय मानव प्रकृति की मूल में राजनीतिक स्थिति होती है। दूसरा है मानव अस्तित्व में स्वहित आधारभूत तत्व है। तीसरा है बल प्रयोग केवल विदेश नीति का अंग है। फोर्थ है राष्ट्रीय हित को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। और राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, तो मार्गेनथाउ द्वारा प्रतिपादित यथार्थवादी सिद्धांत के अंतर्गत और बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे मानवीय स्वभाव के वस्तुनिष्ठ कानूनों पर आधारित सिद्धांत। दूसरा है राष्ट्र शक्ति के रूप में परिभाषित हित। ठीक है, तीसरा है हित सदैव परिवर्तनीय है। चौथा है
अमूर्त नैतिक नियम राजनीति पर लागू नहीं किए जा सकते। पांचवा है एक राष्ट्र की नैतिक आकांक्षा तथा सार्वभौमिक मूल्य में अंतर होता है। और छठा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा जितने दिए उसमें से फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। 9 क्वेश्चन है, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी का लेखक कौन है? ईशा बर्लिन, मिल, लास्की, मैकफर्सन। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा ईशा बर्लिन। ठीक है, 1909 से 97, 97, ठीक है, तक ये इन रहे हैं। और इन्होंने अपनी चर्चित कृति टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की दो संकल्पनाएं, अगर हिंदी में बात करें तो इसका अर्थ हो जाएगा स्वतंत्रता की, क्योंकि हिंदी में भी लिख के पूछ लेगा, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी ने लिख देगा स्वतंत्रता की दो संकल्पनाएं। कभी हिंदी में भी पूछ लेता है संकल्पनाएं, ठीक है, और कभी इंग्लिश में भी पूछ लेता है, तो इसलिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बुकों को ध्यान रखना है। तो स्वतंत्रता की दो संकल्पनाएं, ठीक है, और के अंतर्गत इन्होंने ये बुक कब लिखी थी? 1958 में, 1958 में। के अंतर्गत यह तर्क दिया कि राज्य केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य के कार्य के क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति सिर्फ नकारात्मक स्वतंत्रता है, ठीक है, नकारात्मक स्वतंत्रता जो है उसकी रक्षा कर सकता है, सकारात्मक जो, ठीक है, सकारात्मक जो सत्ता है उसकी रक्षा का कार्य जो है राज्य, ठीक है, इन्होंने कहा कि केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा राज्य कर सकता है, ठीक है, राज्य यहाँ पे कर सकता है, और सकारात्मक स्वतंत्रता जो है उसका कार्य करना उसके क्षेत्र में, राज्य के क्षेत्र में नहीं आता है, ये कहा था इन्होंने। ठीक है, यानी नकारात्मक जो स्वतंत्रता है उसकी रक्षा राज्य कर सकता है, लेकिन जो सकारात्मक स्वतंत्रता उसकी रक्षा करना राज्य के क्षेत्र में नहीं आता, कार्य क्षेत्र में। ठीक है, ये बात कही। नेक्स्ट है अलिखित संविधान उसे कहते हैं जो पूर्णतः लिखित हो, जो अंशतः लिखित हो, परंपराओं पर निर्भर हो या इतिहास की देन हो। और 10 क्वेश्चन, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जो अंशतः लिखित होता है। यानी अलिखित संविधान में जिसके अधिकांश भाग, ठीक है, अलिखित हो, परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं जो वहां पे हैं, उस पर भी वो आधारित होता है थोड़ा, ठीक है, उस पर भी वो आधारित होता है, परंपराओं पर, रूढ़ियों पर, ठीक है, मान्यताओं पर। और जो है तथा लिखित संविधान बहुत संक्षिप्त होते हैं, यानी लिखा भी जाता है लेकिन थोड़ा सा वो कम लिखा होता है। अलिखित जो है ज्यादातर मतलब कम लिखा हो, लेकिन अधिकतर वो लिखा नहीं, कम लिखा होता है, और ज्यादातर परंपराओं, रूढ़ियों और जो मान्यता है उस पर चलता है। और अधिकांश नियमों का अस्तित्व व्यवहारों और प्रथाओं के रूप में होता है। और ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण है। जो ब्रिटिश संविधान है वो क्या है? वो अलिखित संविधान का उदाहरण है। ठीक है, ये पॉइंट नोट करें। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन, निवेश निर्गम सिद्धांत का निम्न प्रतिपादन किसने किया है? पीटर मर्कल, रॉबर्ट डहल, डेविड ईस्टन, डेविड एप्टर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डेविड ईस्टन। तो ईस्टन के अनुसार राजनैतिक प्रणाली को सामाजिक जीवन में मांगे और समर्थन, ठीक है, यानी मांगे और समर्थन, ठीक है, यानी डिमांड्स एंड, ठीक है, सपोर्ट्स, ठीक है, तो डिमांड एंड सपोर्ट यानी मांगे और समर्थन। तो ईस्टन के अनुसार राजनीतिक प्रणाली को सामाजिक जीवन में मांगे और समर्थन, डिमांड्स एंड सपोर्ट जो है के अंतर्गत रूप में प्राप्त होते हैं। और यह प्रणाली नीतियों और निर्णय यानी बना बनाकर उन्हें निर्गत के रूप में पर्यावरण की ओर प्रवाहित करती है। ठीक है, और जैसे कि ये है पॉलिटिक्स एंड डिसीजन, यानी, ठीक है, और बना बनाकर उन निर्गत के रूप में पर्यावरण की ओर प्रवाहित करती है। रही नीतियां और निर्णय क्या होती हैं? आधिकारिक आवंटन का आधार करती हैं।
ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी। नेक्स्ट है राजनीति शास्त्र के लिए संघर्ष है। ठीक है, राजनीति शक्ति के लिए, सॉरी शास्त्र ने राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है कहा था मार्गेनथाउ ने, क्विंसी राइट ने। ठीक है, इनका नाम इस तरीके से होगा, कंप्यूटर में जब हम टाइप करते हैं तो इसमें इसी तरीके से लिख के आता है। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ क्विंसी। ठीक है, क्विंसी राइट, इस तरीके से हो जाएगा। तो क्विंसी राइट, ठीक है, ये हो जाएगा नाम। तो राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष है किसने कहा था, और राइट ऑप्शन हो जाएगा मार्गेनथाउ ने। ठीक है, मार्गेनथाउ के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र शक्ति से तात्पर्य प्राय राजनीतिक शक्ति से लिया जाता है, और जन सामान्य की दृष्टि में राष्ट्र शक्ति समस्त जनता की सामूहिक शक्ति है, परंतु वास्तव में यह राज्य के उन अधिकारों एवं सत्ताधारियों में केंद्रित रहती है जो देश का शासन चलाते हैं। ठीक है, जो देश का शासन चलाते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए मार्गेनथाउ, हैंस मार्गेनथाउ। और नेक्स्ट है विधि के शासन का सिद्धांत दिया था किसने दिया था। ठीक है, एबी डाइसी ने, लास्की ने, अस्टिन ने या मैकाइबर ने। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। तो विख्यात ब्रिटिश न्यायवेत्ता, कभी कभी ये पूछ लेता ये कहाँ के हैं, तो ये कहाँ के थे, ये ब्रिटिश थे। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ये ब्रिटिश थे, इंग्लैंड के थे। और लास्की, अस्टिन, मैकाइबर, तो राइट ऑप्शन जैसा कि ये है एबी डाइसी। तो एबी डाइसी ने अपनी विख्यात कृति, और इनका कब थे, कब तक इनका रहा वो समय काल, तो ये 1800, ठीक है, 35 से ये 1922 तक। ठीक है, तो ये ब्रिटिश न्यायवेत्ता थे एबी डाइसी, और इनकी विख्यात कृति थी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या थी इनकी कृति, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द, ठीक है, टू द स्टडी, ठीक है, टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द लॉ, ठीक है, ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तेज जो है इंट्रोडक्शन, आप इंग्लिश में लिखना चाहते लिखने इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनकी विख्यात कृति थी, यानी संविधान के कानून की रूपरेखा। ठीक है, संविधान के कानून की रूपरेखा। ठीक है, तो 1885 कब लिखी थी, 1885 के अंतर्गत। तो इंग्लैंड के संविधान को विधि के शासन की इन्होंने संज्ञा दी। ठीक है, इंग्लैंड का जो संविधान था उसको एबी डाइसी ने, न्यायवेत्ता थे ये, और इन्होंने विधि के शासन की संज्ञा दी थी। ठीक है, और इनकी पुस्तक जरूर नोट कर लें, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, निम्न में से कौन आर्थिक उदारवाद से संबंधित नहीं है। पूंजीवाद, समाजवाद, निजीकरण, वैश्वीकरण। और 14 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा समाजवाद। देखिए, नव उदारवाद के समर्थक स्वेच्छा से प्रेरित व्यवस्था के उत्तर जो है को उत्तर व्यवस्था मानते हैं, और उनका विचार है कि मुक्त बाजार, फ्री मार्केट ऐसी व्यवस्था को बढ़ावा देता है जहां सब लोग स्वेच्छा से प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस एक का मार्क्सवाद विरोधी है, यानी किसका विरोध मार्क्सवाद करता है। अंतरराष्ट्रीयतावाद, राष्ट्रवाद, क्रांति, संघर्ष, वर्ग संघर्ष। और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रवाद का। ठीक है, देखिए मार्क्सवादियों ने राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा
को स्वीकार नहीं किया है और अंतर्राष्ट्रीयतावाद पर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीयवाद पर जोर दिया। ठीक है, इन्होंने किस पे जोर दिया? अंतर्राष्ट्रीयवाद पर। और राष्ट्रवाद का इन्होंने क्या किया है? राष्ट्रवाद की राज्य की अवधारणा को स्वीकार इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, और जो है उनकी दृष्टि में राष्ट्र राज्य एक और वर्ग आश्रित शासन व्यवस्था थी तथा लोकतंत्र बुजुर्गवत तंत्र था और राज सत्ता एक वर्ग द्वारा दूसरे के दमन का अध्ययन जो है मात्र है और ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को उखाड़ कर ही सक्रांतिकालीन समाजवादी सरकार बनेगी। अतः इसी से ही राज्य विहीन साम्यवादी व्यवस्था जन्म लेगी। ठीक है, ये इसके विरोधी थे राष्ट्रवाद के, क्रांति के समर्थक थे, अंतर्राष्ट्रीयवाद के समर्थक और वर्ग संघर्ष। ठीक है, 16 क्वेश्चन, नव वामपंथवाद किस दर्शन पर आधारित है? आदर्शवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद, गांधीवाद। और 16 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्क्सवाद। देखिए, नवीन वामपंथ का ज्ञान हमें पेटमन, मैकफरसन तथा प्लाज्नम की रचनाओं में मिलता है और इसकी विशेषता जो है हाल्ट के अनुसार भागीदारी प्रजातंत्र है। ठीक है, यानी भागीदारी क्या है? प्रजातंत्र है। ठीक है, भागीदारी प्रजातंत्र है और पिटमन, ठीक है, पिटमन का विचार है कि यौन वर्ग और जाति की असफलता के दायरे में व्यक्ति न तो स्वतंत्र हो सकता है और न ही समान। और नव वामपंथ के विचारकों ने उदारवादी तथा मार्क्सवादी परंपराओं से प्रेरणा लेते हुए उन्हें जोड़ा। ठीक है, तो मार्क्सवाद। नेक्स्ट है, गांधी और मार्क्स के संबंध में कौन सी उक्ति सही नहीं है? दोनों राज्य विहीन समाज का समर्थन करते हैं, दोनों वर्ग विहीन समाज का समर्थन करते हैं, दोनों वर्ग संघर्ष का समर्थन करते हैं, दोनों शोषण के अंत का समर्थन करते हैं। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों वर्ग संघर्ष का समर्थन करते हैं। देखिए, गांधीवाद और साम्यवाद या मार्क्सवाद कह सकते हैं आप, मार्क्सवादी या साम्यवादी दोनों एक है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भेद पद्धति का है। ठीक है, और साम्यवाद अपने वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हिंसा के प्रयोग को नितांत आवश्यक मानता है। साम्यवादी हिंसा का प्रयोग को क्या मानते हैं? हिंसा के प्रयोग को आवश्यक मानते हैं। अब और क्रांति को जो है वो करने के लिए कहते हैं, जैसे कि ये सारी चीजें हैं। ठीक है, उन्होंने कार्ल मार्क्स ने कहा कि इस विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, एक क्रांति का नारा दिया। तो ये सारी चीजें हैं। तो उन्होंने कहा जो है वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोग हिंसा को के प्रयोग को समर्थन करते हैं, आवश्यक मानते हैं। लेकिन इसके विपरीत गांधीवाद का न केवल प्रथम और अंतिम आधार भी अहिंसा है। यानी गांधीवाद जो है या गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और उनके में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों का अंतर है। तो ये युक्ति सही नहीं है कि दोनों वर्ग संघर्ष का समर्थन करते हैं। बाकी दोनों शोषण के अंत का समर्थन करते हैं, राज्यविहीन समाज का समर्थन करते हैं, वर्गविहीन समाज का समर्थन करते हैं। अलगाववाद, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलगाववाद का सिद्धांत इनमें से किसका भाग है? मार्क्सवाद का, समाजवाद का, गांधीवाद का, उदारवाद का। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्क्सवाद का। देखिए, अलगाववाद या परायापन, ठीक है, अलगाववाद या परायापन ऐसी स्थिति या प्रक्रिया का संकेत देता है कि कोई व्यक्ति शुरू में जिस वस्तु, गुण या स्वभाव के साथ अपनापन, ठीक है, अनुभव करता था, उससे उसका संबंध क्या है? टूट रहा है। ठीक है, और आज के युग में अलगाव या परायेपन को आधुनिक औद्योगिक समाज की विशेषताओं के रूप में पहचाना जाता है। और यह संकल्पना कार्ल मार्क्स की एक आरंभिक कृति इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ
1844। ठीक है, पहले की वीडियो देखेंगे तो आपको ये बुक का नाम मिल जाएगा आपको। बाकी मैं एक बार और पढ़ देती। इकोनॉमिक एंड फिलोसफी मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 की आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियां, यानी ठीक है 1844 की आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियां, इसका मतलब हिंदी में हो जाएगा, के अंतर्गत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त हुई है। और मार्क्स ने लिखा है कि पूंजीवादी व्यवस्था, ठीक है, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, ठीक है, कपलिंग में सिस्टम जो है, के अंतर्गत मनुष्य एक यंत्र बनकर रह गया है। उसका मानव रूप जो है वो कहीं खो गया है। ठीक है, और वह प्रकृति से भी बहुत हट गया है, दूर हो चुका है प्रकृति से भी। और ठीक है, साम्यवाद उस खोए हुए मनुष्य को ढूंढकर वापस लाता है। इनका कहना साम्यवाद जो है उस खोए हुए मनुष्य को क्या करता है, उसे ढूंढकर वापस लाता है और प्रकृति के साथ उसके टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने का प्रयास करता है और जोड़ देता है। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अलगाववाद का सिद्धांत इसमें से किसका भाग है, तो मार्क्सवाद का भाग है। अलगाववाद या परायापन कह सकते हैं इसे। 19 क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक परिवर्तन होते हैं संयोगवश व्यक्तियों की इच्छा से, दंडात्मकता के नियमों से, विकास के नियमों से। और 19 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दंडात्मकता के नियमों से। देखिए, कार्ल मार्क्स का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन द्वंद्वात्मक के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है, ठीक है, द्वंद्वात्मकता के सिद्धांत पर। ठीक है, सिद्धांत पर आधारित है और इसी सिद्धांत के आधार पर उसने इतिहास के परिवर्तन और अध्ययन का भौतिकवादी दर्शन, वर्ग संघर्ष, साम्यवाद की स्थापना आदि के विचार निर्धारित किए हैं। और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के दर्शन की वह आधारशिला है जिसका आश्रय समझ साम्यवादी लेते हैं। ठीक है, और सामयिक घटनाओं के आंतरिक संबंधों को समझ सकता है। द्वंद्वात्मक की सहायता से दल प्रत्येक स्थिति के प्रति सही दृष्टिकोण बना सकता है और ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और यहाँ पे राइट ऑप्शन जैसा कि हो जाएगा दंडात्मकता के नियमों से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, मार्क्स के अनुसार निम्न में से कौन बहुलवादी नहीं है, गियर्क, मैटलैंड, अर्नेस्ट बर्कर, जेरेमी बेंथम। राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इसका 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जेरेमी बेंथम। ठीक है, देखिए जो है जेरेमी बेंथम और मैटलैंड, ठीक है, मैं अंग्रेजी इतिहासकार FW मैटलैंड को राजनीतिक बहुलवाद के सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है। किसको, इनको बहुलवाद के सिद्धांत का अगर जन्मदाता पूछता है तो किसको माना जाता है, इसको माना जाता है मैटलैंड को। ठीक है, तो इसमें से जो है और ये सभी लोग भी इसमें आते हैं, गियर्क भी आते हैं। ठीक है, ये भी बहुलवादी हैं और अर्नेस्ट बार्कर भी आते हैं, ये भी बहुलवादी हैं। ठीक है, और जेन फिगिक्स भी हैं, हुगो भी हैं, क्रेब भी हैं, बार्कर, कोल तथा लास्की आदि ये बहुलवादी विचारकों में आते हैं। ठीक है, और राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, जो कि जेरेमी बेंथम। ठीक है, तो ये जो है जेरेमी बेंथम जो थे ये क्या है, उपयोगितावादी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये उपयोगितावादी विचारक हैं जेरेमी बेंथम। तो ये बहुलवादी नहीं है और डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।